Good morning, students. We again start with our notice writing. In our previous class, we had studied about the starting lines of notice, then following lines, and the format of notice writing. All these things we had started before 4 days, and today in our 5th class, now we are at the stage that now we will design a notice of our own. So let's start. First thing to remember is that never box the notice at first. पहले पूरा notice बनाओ and then draw the box. Drawing the box is as important because it has some marks. Okay, so let's start. So first, what was the name of institution? Let's write name of our school. As I had previously mentioned that writing capital is not easy because we are not used to write capital. Locus Senior Secondary School. Now this is the name of your institution. Now we come to date. So tomorrow is 15th August, so I will issue this notice in 13th August. I will write like this: August 13, 2020. So this is the date. Now in capital, notice, and then the subject. Now this is like Independence Day. Okay, now what we have to start with the same line, starting lines. If you remember, all the students are informed that. Okay, now because I am lacking the space, so I move on to here. All the students are informed that. Now Independence Day function will be, क्या होगा, celebrated, will be celebrated. अब 15 अगस्त को आपको लिखना नहीं है डेट को. ओके, ये कॉमन सेंस रखनी है. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस उसी को दिन मनाता है. सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल कैंपस भी नहीं लिखना है आपको, स्कूल लिखना है. अब इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, आपको बताया था सबको, एवरीवन हैव टू कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड ऑन टाइम. सो आपको क्या लिखना है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम इन प्रॉपर uniform and attend the function on time. देखिए, कंपोजिशन इज ऑल अबाउट कंपोजिंग. आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं गुरुजी ने ये बताया यही लिखना है. अब आपने ये लिख दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, नोटिस हो गया, ये आपका टाइटल हो गया, वो डेट हो गई, ये आपकी लाइंस हो गई, इन्फॉर्मेशन लाइंस. अब क्या बाकी बचा, अब बचा है आपका नोटिस किसने जारी किया है. तो ये नोटिस कौन जारी करता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल. इस तरीके से आपने ये नोटिस जनरेट कर दिया. अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है इसको बॉक्सिंग. इसका बॉक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो टू बॉक्स इट, आपको उसकी आउटर लाइन से लेकर के इस नोटिस को आप बंद कर दीजिए. जब भी आप कंपोजिशन लिखोगे, ये चीज़ आपको बार बार मैं कहता रहूँगा. इसके बाद हम इन्विटेशन पढ़ेंगे, तो इन्विटेशन में भी बॉक्सिंग बहुत ज़रूरी है. अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा. इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक इन्विटेशन जो है वो मैंने पूरा आपके लिए डिज़ाइन किया है. आप चाहें तो मैं अभी आपको टॉपिक्स और भी बताऊंगा जिसमें आप और भी बहुत सारे जो नोटिस है वो क्रिएट कर सकते हैं. ये देख लिया आपने. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ
और कुछ नोटिस के टॉपिक मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखने हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और केवल ये टॉपिक और जो उसका इन्फॉर्मेटिव लाइन्स है इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको अपने घर पे क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको ट्राई कीजिएगा उसको बनाने की। आप उसको ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं कितना सीख पाया हूँ या सीख पाई हूँ। तो कुछ जो ये नोटिस है, अब ये नोटिस का जो फॉर्मेट है ये किसके लिए यूज़ होगा, तो मैं लिख देता हूँ कैन बी यूज्ड फॉर। आपको किस किस के लिए यूज़ करना है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे, ये आ जाता है साइंस फेयर, विज्ञान मेला। उसके बाद में आपके आ जाएगा एनुअल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में कल्चरल मीट, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी कोई हो जाएगा, ठीक है। फिर सेमिनार, संगोष्ठियाँ जो होती है स्कूल में। उसके बाद में आपके हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लास आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हो गया, एंड रिपब्लिक आपका हो गया है, रिपब्लिक डे फंक्शन। इसके बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और कोई भी ऐसे इवेंट्स, ऐसे कोई भी गतिविधियां, ऐसे कोई भी कार्यक्रम जो आपके स्कूल में हो सकते हैं। योग क्लासेस हो गई, मेडिटेशन क्लासेस हो गई, रिमीडियल क्लासेस हो गई, आपकी मीटिंग हो गई, स्कूल मैगजीन का पब्लिकेशन हो गया, व्हाटएवर जो स्कूल से संबंधित जितनी भी है, तो ये आप इनके ऊपर बनाने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मेट बना करके उसको बार बार चेंज करते रहना। मैसेज बनाओगे तो आप सीख पाओगे। इसके अगली क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा जो आपको इसके अलावा भी नोटिस में आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और काम आएगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको घर पे अभ्यास करने का प्रयास करें। अगली क्लास में हम इसके बाद की जो लाइंस है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है, वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ चुके हैं मोनो हेलो एल्केन्स, फिर हमने स्टार्ट किया था डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, जेम डाई हैलाइड, विज डाई हैलाइड एंड अल्फा ओमेगो डाई हैलाइड्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किसे कहते हैं। जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? एक ही कार्बन पर अगर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उनको जेम बोलते हैं। 2 पास वाले कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़े हैं, 2 हैलोजन, तो हम उसको विज डाई हैलाइड्स बोलते हैं। और अगर एक किसी भी सीरीज के स्टार्ट में और एक सीरीज के एंड में अगर हैलोजन जुड़े हैं तो हम उनको बोलते हैं अल्फा ओमेगो डाई हैलाइड्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आज हम प्रिपरेशन मेथड कि जेम डाई हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, विज डाई हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे और अल्फा ओमेगो डाई हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेम डाई हैलाइड्स। जेम डाई हैलाइड्स सबसे पहले जेम डाई हैलाइड्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन मतलब दोनों को हम अगर एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड है, अगर ये है कीटोन, आर और CO होता है कीटोन और RCHO होता है एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड और CO को हम बोलते हैं कीटोन। इसकी रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं तो हमको जेम डाई हैलाइड मिलते हैं और को प्रोडक्ट मिलता है POCl3। ये देखिए, तो इसको मैं अलग से आपको समझा दूंगी, ये एल्डिहाइड से और ये कीटोन से। दूसरा है एल्काइन से। एल्काइन से कैसे बनाते हैं? हैलोजन अम्ल की रिएक्शन से।
अगर हम एल्काइन की हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी हमको क्या मिलते हैं, जेम डाइहेलाइड्स। तो ये आपके नोट्स में आ जाएंगे, मैं आपको कैसे बनते हैं वो बताती हूँ। ये देखिए, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए आप, उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, PCl5 से। ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटके ऑक्सीजन हट जाएगा और दोनों जगह क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं और दोनों जगह क्या जुड़ बन जाते हैं, Cl जुड़ जाते हैं। और जितने कार्बन का हम एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ करते हैं उतने ही कार्बन का हमको क्या मिलता है, जेम डाइहेलाइड। ये देखिए, ऑक्सीजन हटाया मैंने और 2 Cl इसमें से ले लिए और क्या बन गया, जेम डाइहेलाइड। और जो को प्रोडक्ट बना वो क्या बना, POCl3। अगर मैंने इसकी जगह क्या यूज़ किया, R की जगह मैंने यूज़ कर लिया CH3। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बॉन्डिंग हम शो करें। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, PCl5 से कराते हैं। तो ऑक्सीजन हटा के हमको क्या लगाना है, 2 Cl लगाने हैं। देखिए आप, इस ऑक्सीजन, ये इस जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन हटा दिया और दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड की जगह 2 Cl जुड़ गए और ये को प्रोडक्ट बन गया POCl3। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, और एल्डिहाइड है तो हम बोलेंगे एथेनेल। तो एथेनेल से क्या बना, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। या एक ही कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन जुड़े होते हैं तो इडीन वर्ड का यूज़ करते हैं, एथिलिडीन। तो डाइक्लोरो एथिलिडीन। अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिया, तो भी हम क्या बना सकते हैं, जेम डाइहेलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो ऑक्सीजन किस कार्बन पे जुड़ा, इस कार्बन पे, तो जिस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीजन को हटा के हमको क्या लगाना है, हेलोजन लगाना। ये देखिए, और क्या बन गया, POCl3। अब इसका नाम क्या हो गया, 1 2 इधर से स्टार्ट करो तो भी 2 पे हेलोजन, इधर से स्टार्ट करो तो भी 2 पे हेलोजन है, तो हमको नाम क्या हो जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 1 2 3 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। या जो इडीन शब्द का करते हैं तो क्या होगा, डाइक्लोरो प्रोपिलिडीन, डाइक्लोरो प्रोपिलिडीन। तो ये हम किसके बना दिया, एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बना सकते हैं, जेम डाइहेलाइड। अब है दूसरा जो जेम डाइहेलाइड बना सकते हैं हम, वो एल्काइन की हेलोजन अम्लों के योग से या एडिशन से। कोई भी एल्काइन ले लीजिए आप, ये देखिए मैंने एथाइन या एसीटीन लिया, इसकी रिएक्शन 2HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होता है, 2HCl यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, उसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो दोनों पाई हट जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 Cl, यानी कि 2 Cl एक बॉन्ड पे जोड़ेंगे और 2 H एक बॉन्ड पे, क्या बन जाएगा ये। अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे तो रिएक्शन में पहले डबल बॉन्ड ही बनाएगा और बाद में सिंगल बॉन्ड। तो अब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ ले लिए तो ये देखिए, ये हमारे पास CH तो पहले से ही है, लेकिन एक ही कार्बन पर क्या जुड़ते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के CH जुड़ते हैं और जो 2 H बचे हुए हैं वो इस कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं, यानी क्या बन गया, CH3CH। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो ये देखिए बॉन्डिंग कैसे होगी, पहले एक HCl अटैक करेगा और क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड Cl और एक H जुड़ेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा और क्या बनेगा, H यानी CH3 H और ये Cl, ये आपके जेम डाइहेलाइड। अगर इसकी जगह हमने एल्काइन की जगह हमने कोई सा भी दूसरे एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो जो हम एल्काइन लेंगे उस कार्बन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेंगे, जेम डाइहेलाइड मिलेंगे। अगर मैंने इसकी जगह ले लिया प्रोपाइन, ये देखिए,
अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन कहाँ जुड़ेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यानी इस कार्बन पर जुड़ेंगे। तो ये बनेंगे 2HCl मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम, तो क्या बनेगा CH3C, इसी कार्बन पर ये देखिए इस पे जुड़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ के जो नियम के अनुसार जो ऋणात्मक भाग होता है उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या या तो कम होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं है, तो एक बार एक हेलोजन जुड़ा, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, और दूसरी बार इसी पे वापस क्या होता है, दूसरा हेलोजन जुड़ता है, यानी क्या बन गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये है सेकेंडरी बन जाता है। ये है जेम डाइहेलाइड्स। अब हम पढ़ेंगे विस डाइहेलाइड्स। ये हो गया आपके जेम डाइहेलाइड। अब विस डाइहेलाइड्स कैसे बनते हैं? विस डाइहेलाइड्स का निर्माण होता है एल्किन से या ग्लाइकोल से। एल्किन की कोई भी एल्किन लो, उसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको विस डाइहेलाइड्स मिलते हैं, और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में PCl5 के साथ कराते हैं तो भी हमको क्या मिलते हैं, विस डाइहेलाइड्स मिलते हैं। तो ये देखिए कोई भी एल्कीन ले लिए, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एथीन ली। अगर एथीन की रिएक्शन हेलोजन आपको जो यूज़ करना है Cl2 से कराई रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। डबल बॉन्ड हट के दोनों ही कार्बन पर क्या जुड़ जाएंगे, हेलोजन, यानी क्या बन जाएगा, विस डाइहेलाइड। अब देखिए उसमें अंतर हो गया, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ने जुड़कर क्या हो गए, पास पास वाले कार्बन पर दोनों हेलोजन जुड़ गए। ये था विस डाइहेलाइड फ्रॉम हेलोजन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एल्कीन से। अगर हम ग्लाइकोल किसे कहते हैं, एल्कोहल को हम बोलते हैं OH से शो करते हैं। अगर 2 OH कहीं भी प्रेजेंट है तो ग्लाइकोल वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ये देखिए ग्लाइकोल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, PCl5 से, तो भी हमको विस डाइहेलाइड क्या होते हैं, मिलते हैं, या प्रिपेयर हम कर सकते हैं। OH हटा के हमको क्या लगाना है, Cl लगाना है। दोनों ही कार्बन पर, जिस कार्बन पर है OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से OH को हटा के हमको क्या लगाना है, Cl। ये देखिए तो क्या बन जाएगा 2HCl और बन जाएंगे 2POCl3। को प्रोडक्ट इसमें HCl भी हमको मिलेगा। तो हम ग्लाइकोल का यूज़ करके भी विस डाइहेलाइड्स बना सकते हैं और एल्कीन का यूज़ करके भी हम क्या बना सकते हैं, विस डाइहेलाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा ओमेगो। अल्फा ओमेगो डाइहेलाइड्स हम कैसे बनाते हैं? अल्फा ओमेगो डाइहेलाइड्स बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, कोई भी सिल्वर का द्विक लवण लेना पड़ता है, लेकिन हमको थोड़ा कोई बड़ा चाहिए, हम डबल लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, कम से कम भी 5 या 6 कार्बन का हमको एसिड का लवण लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम एडिपिक एसिड भी ले सकते हैं या पेंटेनोइक एसिड भी ले सकते हैं। उसका सिल्वर लवण लेकर उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, ब्रोमीन से करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है, इसमें भी वी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी इसमें C का नुकसान होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ये 2CO2 निकल जाते हैं। ये देखिए, और जो Ag है वो निकल जाता है, और जितने कार्बन लेते हैं उतने कार्बन से 2 कार्बन कम वाली हमको क्या मिलती है, अल्फा ओमेगो डाइहेलाइड्स मिलते हैं। ये देखिए ये मैंने सिल्वर लवण लिया है एडिपिक एसिड का। एडिपिक एसिड को 6 कार्बन होता है तो हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे याद करना जब हम एसिड चैप्टर लर्न करेंगे। ये है एडिपिक एसिड, ये एक तरह से हुंसडी का रिएक्शन ही है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो कार्बन का नुकसान होता है CO2 के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो वी कार्बोक्सिलेशन होता है उसमें कार्बन का जो होता है लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में। क्या बन जाएगा, बचा क्या आपके CH2, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया,
तो 2 कार्बन का क्या हो गया, नुकसान हो जाता है और दोनों जगह क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं, एक सीरीज के फर्स्ट में और एक सीरीज के लास्ट में। और जो 2 Br बनते हैं वो दोनों AgBr के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और CO2 वेपोराइज्ड हो जाती है। तो ये आपके अल्फा ओमेगो, यानी कि ये देखिए अल्फा और ये ओमेगो फर्स्ट पे और सीरीज़ की पूरी चेन एक है, ये चेन के फर्स्ट में और ये चेन के लास्ट में। इसकी जगह हम चाहें तो एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं, ये एक यहाँ पे और लगा दो। जितने कार्बन हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो कॉर्नर वाला होता है वो एसिड का जो कार्बन होता है वो CO2 के रूप में क्या हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है। तो ये था आपके जेम विस एंड अल्फा ओमेगो डाईहैलाइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे विरचित करते हैं, मेथड्स। अल्फा ओमेगो को हम द्विक लवण सिल्वर के बनाते हैं, उससे बनाते हैं Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन से। विस डाईहैलाइड्स हम एल्किन्स और ग्लाइकोल से बनाते हैं और जेम डाईहैलाइड्स हम कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन और हम किससे बना सकते हैं, कोई भी एल्काइन से। ये हैं प्रिपरेशन मेथड। अब है भौतिक गुण। भौतिक गुण इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल शॉर्ट में आपके नोटबुक में भी केवल 2 लाइन दे रखी है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये मीठे होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म मीठा होता है ना स्मेल में, वैसे ये डाईहैलाइड्स भी मीठे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और प्रिपरेशन मेथड है। थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अब ये किससे रिएक्शन करके हमको क्या देते हैं वापस। तो हर जो पढ़ रहे हैं हम, पहले हमने मोनोहेलो एल्केन्स पढ़े, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उनकी मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स, फिर उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे ही डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल मेथड्स एंड अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हमने लगभग आधा कवर कर लिया था, बट समय के हिसाब से फिर आधा छूट गया था। तो आज हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब 2 बॉडी को हम आपस में रब करते हैं, तो बोथ टाइप के चार्जेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। वन बॉडी विल है वन टाइप एंड अदर बॉडी विल है अदर टाइप। तो हमने देखा था कि एक बॉडी पे प्लस चार्ज होता है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये जो प्लस और नेगेटिव है, यानी प्लस और जो माइनस है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के माध्यम से देखेंगे कि जब 2 बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव आते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव आते हैं। वो चीज हम किससे देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम देखेंगे कि जब 2 बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो वन बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस होता है और वन बॉडी अदर बॉडी के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्यों होता है, वही हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम देखेंगे। तो आपने एटम के बारे में पहले पढ़ा ही होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा। तो जब चार्ज के बारे में हम पता लगा रहे थे कि वाकई में चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे, तब हम एटम के बारे में सब कुछ जानते थे कि एटम क्या होता है, कैसा होता है, एटम के अंदर क्या होता है वगैरह सारी चीजें हम जानते थे। तो हमने देखा कि ये एक एटम है, ये एटम है। एटम के बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट होती है, अलग अलग ऑर्बिट होती है जिनको हम बोलते हैं कक्षा बोलते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये कोई आउटर ऑर्बिट है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जानते हैं कि
हर ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, अलग होता है। यानी इस ऑर्बिट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कुछ अलग एनर्जी होती है, इनके पास कुछ अलग एनर्जी होती है और इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो पाथ है वो पाथ बड़ा है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर एनर्जी लेवल कम होता है और यहाँ पर एनर्जी लेवल और कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं कि इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी से इस पाथ को वो फॉलो करते हैं। तो ये जो पाथ है वो बड़ा पाथ है, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास एनर्जी लेवल कैसा होता है, ज्यादा होता है। यानी आउटर ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वन बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे कि एक बॉडी है हमारे पास ये वाली और एक बॉडी ये वाली, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके, तो इसके भी यहां पर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये दो बॉडी आपस में रब करते हैं, जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो चार्ज कितना होता है, तो अपन जानते हैं कि वो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम चार्ज होता है। तो यहां पर इसके आउटर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसकी भी आउटर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसके इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन के पास भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने के लिए क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, पहले टच करते हैं जब दोनों बॉडी, और फिर ऐसे रब करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि इसको इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो पहले कांटेक्ट में लाते हैं, तो जैसे कांटेक्ट में लाएंगे ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे पास में आएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो ऐसे फंस जाते हैं। जैसे हम बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जैसे हम रब करेंगे बॉडी को, क्या होगा कि जिस बॉडी के, यानी जिस एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इस अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर अपन मान ले कि टाइटली बाउंड है, जो आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर टाइटली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और किस बॉडी के अंदर चला गया, इस वाली बॉडी के अंदर। तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। अगर ये रिलीज करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसके ऊपर एक प्रकार का चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर दूसरे प्रकार का चार्ज आएगा। तो कौन सा चार्ज किस पर आएगा वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना होता है, तो पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज होता है 0। कितना होता है, 0। टोटल चार्ज 0 नहीं, नेट चार्ज उसके पास कितना होता है, 0, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नेट चार्ज जो होता है यूनिवर्स का वो कितना होता है, 0। हमने यूनिवर्स को छोड़ा, फिर हम अर्थ पे, अर्थ का नेट चार्ज कितना है, तो अर्थ का नेट चार्ज भी कितना होता है, 0, क्योंकि जितने नंबर पॉजिटिव चार्जेस अर्थ के पास है उतने नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज एटम का कितना होता है, 0। तो हमने मान लिया कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज कितने, 10, नेगेटिव चार्ज अपन ने मान लिए कितनी है, 10, यानी नेट चार्ज इस एटम का कितना हो गया, तो इस एटम का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज हो गया 0। ठीक है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज 0 नहीं है, नेट चार्ज इसके पास कितना है, 0। अब इस एटम के पास भी हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज कितने, 10, और नेगेटिव चार्ज इसके पास कितने, 10 है। तो नेट चार्ज इस एटम का भी कितना हो गया, 0 हो गया। यानी दोनों एटम के पास चार्ज तो है पर इनका नेट चार्ज कितना है, 0। यानी ये क्या, न्यूट्रल एक तरह के। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी जितने नंबर पॉजिटिव चार्जेस है उतने नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्जेस। इसके पास भी जब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतने नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो जब इन दोनों को हम आपस में रब करेंगे, जब इन दोनों को आपस में हम रब करेंगे तब रगड़ेंगे, हिंदी में अगर इसको रब करने को बोले तो अगर इसको क्या बोलेंगे, रगड़ना। जब इन दोनों बॉडी को आपस में हम रब करेंगे तो क्या होगा, जिस एटम का या जिस बॉडी के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो लूजली बाउंडेड है तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जिस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट
में वो टाइटली बाउंडेड है तो वो टूटेंगे नहीं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में लूजली बाउंडेड है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे टूट जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जैसे टूट गया वो इस बॉडी में आ गया, यानी इस वाले बॉडी के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर से एक नेगेटिव कम होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला यानी इतना चार्ज इसके अंदर से निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन, एक ही चार्ज मान लेते हैं, तो एक चार्ज इसके अंदर से कम हो गया, यानी कौन सा वाला कम हुआ, प्लस वाला कम हुआ या माइनस वाला कम हुआ। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज तो निकला नहीं है, कौन सा निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी यहां से -1 क्या हो गया, कम हो गया। यानी अभी जो इसके पास जो चार्ज है वो कितने, माइनस के कितने 9, पॉजिटिव तो अभी भी उतने, तो नेट चार्ज इसके पास कितना हो गया, तो प्लस का 10 और माइनस का कितना हो गया 9, ये दो प्रकार के चार्ज है, तो प्लस का 10 और माइनस का 1, तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा, +1। इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा, +1, यानी इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को जैसे एक्सेप्ट किया क्या हो जाएगा, इसके पास प्लस चार्ज कितने 10 है और माइनस चार्ज इसके पास कितने -10 है, नेट चार्ज इसका कितना है 0 है। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसके पास एक माइनस बढ़ गया, तो जैसे एक माइनस इसके पास बढ़ गया, प्लस के इसके पास कितने 10 है और माइनस के इसके पास कितने हो गए 11, तो इस जो ये वाली जो बॉडी है इसका जो नेट चार्ज हो गया वो कितना हो गया -1, नेट चार्ज इसका कितना हो गया -1, और इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना है +1, यानी ये बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये बॉडी जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिलीज करती है, वो क्या बनती है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो क्या हो जाता है, हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो हमने देखा कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, और कौन से पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि विच पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, विच पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आंसर उसका क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहां से ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, भारी होता है, यानी कभी भी पॉजिटिव चार्जेस को हम फ्लो नहीं करा सकते, हमेशा जो चार्जेस का फ्लो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो बॉडी बन गई नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो जो रिलीज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी और जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो ये वाकई में ये चीज होती है कि जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिवली होगी, और ये जब रब करने से कैसे बॉडी चार्ज होती है वो भी हमने देखा। तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन में क्या क्या देखा हमने। तो कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या जिसको अपन कह सकते हैं गेन करती है वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब इन दो बॉडी में और क्या फर्क आएगा, तो इन दो बॉडी में और क्या फर्क आएगा इसको हम देखेंगे। तो चार्ज एंड मास रिलेशन, चार्ज एंड मास रिलेशन, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और केजी को तो आप जानते हो क्या, द्रव्यमान, हिंदी में अगर बोले तो अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो चार्ज एंड मास रिलेशन, तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन से हम देखेंगे कि चार्ज एंड मास रिलेशन क्या है, यानी मास का चार्ज से क्या रिलेशन है या चार्ज का मास से क्या रिलेशन है। तो देखा हमने कि ये एक बॉडी है जिसका अपना कुछ मास है, ठीक है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इसके अंदर से कितना मास कम हो गया, इतना मास कम हो गया। तो जैसे ही इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इसके अंदर से कितना मास कम हो गया, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg मास इसके अंदर क्या हो गया, कम हो गया। और इस बॉडी ने
क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी इसके अंदर कितना मास ऐड हो गया, तो इसके अंदर कितना मास ऐड हो गया 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, लाइट होती है। यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, हेवी होती है, किससे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। क्योंकि हमने देखा कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, जो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, वो कौन सी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो बॉडी कौन सी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमने देखा चार्ज मास रिलेशन में क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइटर देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या होती है, भारी होती है, किससे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो हमने जब स्टार्टिंग में इन दो बॉडी को लिया तब इन दोनों का मास, अब हमने मान लिया दोनों का मास कैसा था, सेम था। जब इनको आपस में रब करके इनको चार्ज कर दिया हमने, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इसके बाद हमने इसको तोला, भारी कितना, कौन कितना भारी है, तो हमने देखा जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या है, भारी है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसी है, हल्की है। किसके कंपेयर में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कंपेयर में ये कैसी है, हल्की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यानी इसका जो टोटल मास था उस मास में से इतना मास क्या हो गया, कम हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल मास था उस मास के अंदर इतना मास क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये बॉडी क्या होगी, भारी होती है, और ये बॉडी क्या होगी, हल्की होगी। तो हमने कंक्लूजन देखा कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और दूसरी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, और जैसे ही गेन करेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और जो बॉडी रिलीज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और हमने देखा कि जब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है उसका मास कम हो जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या एक्सेप्ट करती है उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह है चार्ज एंड मास रिलेशन, कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या होती है, लाइटर देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी, या इसको अपन उल्टा भी कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी हेवियर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, उसके लिए तो कोई वर्ड है नहीं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम दूसरी चीज और एक चीज देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी भारी होता है, वो कभी चलता नहीं है। अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। तो अपन देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 1837 टाइम्स क्या होता है, हल्का होता है। किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने टाइम्स हल्का होता है, 1837 टाइम्स क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम आगे और देखेंगे चार्ज के बारे में, कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, बेसिक चीजें चार्ज के बारे में हमारे बाकी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज वो कौन सी क्वांटिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आपने 11th में क्वांटिटीज पढ़ी होगी, भौतिक राशियां। ठीक है, क्वांटिटीज पढ़ी होगी, भौतिक राशियां, जिसमें आपने अदिश या सदिश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम होती है। और जो इसकी जो सीजीएस में जो इसकी यूनिट होती है, सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इसकी स्टेट कूलाम होती है, स्टेट कूलाम। और इसी स्टेट कूलाम को अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए फ्रैंकलिन आ जाए या स्टेट कूलाम आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए
एक ही है, ठीक है। तो सीजीएस में जो इसकी यूनिट है वो कितनी, कौन सी, स्टेट कूलम, या जिसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने चार्ज के को नाम दिए थे, चार्ज के बारे में हमें बताया था, वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन के नाम से ही इसकी सीजीएस में यूनिट होती है। तो स्केलर चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपने थोड़ा इसको, मैं 11th क्लास को थोड़ा रिवाइज करूंगा यहाँ पे, कि जो हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, क्वांटिटीज वैसे तो होती है, एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी होती है, और एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो जो क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल तो किसी के इमोशन को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मुझे चोट लगी तो कितना दर्द हो रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो वो सारी जो क्वांटिटीज है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन सी है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज में भी दो तरह की क्वांटिटी आपने 11th में पढ़ी होगी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटीज की हेल्प नहीं लगती, वो स्वयं अपने, जैसे कि अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ मेजर करने के लिए मुझे वेट की आवश्यकता नहीं है। लेंथ के लिए क्या करूंगा, मैं स्केल लूंगा, या फिर जो भी है लेंथ मेजर करने के लिए उससे अपन लेंथ मेजर कर लेंगे। उसके लिए अपन को वेट की जरूरत नहीं है, या अपन को टाइम की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अगर हमको टाइम को फाइंड करना है तो हम वॉच देख लेंगे, जो भी टाइम का हमारे पास सोर्स है या जो भी है इंस्ट्रूमेंट है उसमें देख लेंगे टाइम कितना हुआ, देख लेंगे। उसके लिए वेट की जरूरत नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वैसी क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल होती है। डिराइव क्वांटिटी वो होती है कि जिनको मेजर करने के लिए हमें दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है। जैसे हम ले ले फोर्स, तो जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। कैसे डिराइव क्वांटिटी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं m × a, यानी मास × एक्सेलरेशन। तो फोर्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मास की जरूरत पड़ी। और मास कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास की जरूरत पड़ी और दूसरा हमको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी। तो जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। अब दूसरी क्वांटिटीज आपने देखी होगी, उसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि लेंथ है, तो लेंथ कितनी है, तो 25 मीटर है। तो 25 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी उसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि लेंथ है 25 मीटर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और जिसके अंदर डायरेक्शन हो, ठीक है। और तीसरा जो इसका जो है वो क्या है कि वो वेक्टर के लॉ को फॉलो करे, यानी वेक्टर के कौन कौन से लॉ, एडिशन के लॉ है, सब्सट्रैक्शन के लॉ है, मल्टीप्लिकेशन के जो लॉ है उनको फॉलो करे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और जिसके पास जो क्या है कि वेक्टर के लॉ को फॉलो करे, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि जिसके पास ओनली फॉर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जिसके पास ओनली फॉर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास होता है, तो मास के लिए क्या बोलते हैं अपन की, मास कितना, तो अपन ने बोला 1 kg, तो 1 kg क्या है, इसके लिए डायरेक्शन बताना कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा भी नहीं उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे वो जरूरी है, और किस डायरेक्शन में लगा रहे वो जरूरी है। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। उसकी जो ऐसा यूनिट है वो कितनी, कौन सी, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से अपन डिनोट करते हैं इसको। और जो उसके सीजीएस में जो इसकी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम, अगर किसी बॉडी को हमने दे दिया 1 कूलाम चार्ज दे दिया इस बॉडी को, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁻90 स्टेट कूलाम। कितना होता है, तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, यानी 1 कूलाम इसके बराबर होता है, यानी 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि चार्ज की अदर यूनिट, तो चार्ज की एक अदर यूनिट है जिसको हम बोलते हैं फेराडे। कौन सी, फेराडे, क्योंकि चार्ज के बारे में डिस्कवर करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किसका था, फेराडे का, ठीक है, जिन्होंने फेराडे सीरीज बनाई और जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरी अगर चार्ज की यूनिट है वो कौन सी है, फेराडे। और फेराडे कितना होता है, तो 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलाम, यानी 1 फेराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो
इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है? फैराडे। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? फैराडे। और चार्ज की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है चार्ज की वो कौन सी है? तो स्टेट कूलम, या जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लास्ट 2018 या 2019 के पेपर में देख लेना कि आपको चार्ज की यूनिट के बारे में पूछा है कि चार्ज की यूनिट क्या है। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट सबसे जो बड़ी यूनिट है वो कौन सी है? फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। यानी ये कितना होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। कितना कूलम? 96,500 कूलम। तो सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की कौन सी है? फैराडे। और सबसे जो छोटी यूनिट है चार्ज की वो कौन सी है? फ्रैंकलिन, या जिसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में और आगे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा, जब मोशन में होगा तो कौन से इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले देखा एट रेस्ट, कि जब चार्ज रेस्ट में, तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो सिर्फ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अपने चारों ओर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जब चार्ज सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो कौन कंडीशन है? एट मोशन। एट मोशन, पर एट मोशन में भी हमारे पास कंडीशन है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब चार्ज मोशन में है और वेलोसिटी उसकी कैसी है? कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो वो क्या करेगा? दो तरह के इफेक्ट शो करेगा। यानी एक तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा। तो यहां पर क्या बनाएगा चार्ज? तो एक तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि ये चार्ज मोशन कर रहा है, ये चार्ज मोशन कर रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी दूसरा कोई भी चार्ज है, अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। फ्लो होने के कारण मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और इसके चारों ओर क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। यानी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? तो जैसे कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, और आप जानते भी हो कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ ये कंडक्टर क्या होता है। तो जैसे ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या फ्लो हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे कि ये राइट हैंड थंब रूल है, तो इससे देखेंगे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी ये कंडक्टर है, इसके अंदर स्ट्रेट करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे ये राइट हैंड है, और ये थंब को डायरेक्शन में, यानी जो थंब हमारा जो अंगूठा है उसको हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसके चारों ओर क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और दूसरा जो लास्ट जो तीसरी स्टेट है वो है कि अगर चार्ज एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है, यानी एक्सीलरेट हो रहा है, अगर चार्ज एक्सीलरेट होता है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी बनाता है। थर्ड स्टेप है अपना, चार्ज क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, एक बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एक क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। और किसकी फॉर्म में करेगा एनर्जी एमिट? तो एनर्जी जो एमिट करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा? तो आपने सुना होगा नाम EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है। तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगा। और वेव्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम 12th क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में तो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तीसरी स्टेट कि अगर चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और एनर्जी एमिट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। और थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर देखना चाहो तो देख लो कि जैसे बाहर से एक एनर्जी आ रही है अपने बल्ब के अंदर, सपोज करो कि अपने बल्ब का कोई एटम है, बल्ब के अंदर आपने एक वायर देखा होगा सर्कुलर फॉर्म में, मेटल का वायर है, तो उसका कोई एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हम जानते हैं कि हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी इस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिक्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकते ना कम हो सकते हैं। ठीक है। इस ऑर्बिट में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कांस्टेंट होके फिक्स होते हैं। तो और अपन जानते हैं कि यहां पर रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी यहां का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, यहां का एनर्जी लेवल कम होता है, और यहां का एनर्जी लेवल और कम होता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं जा सकता। अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जाएगा तो ये ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में वापस आएगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट बाहर से आता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वहां से क्या होता है, जो पावर हाउस से चार्ज चल के नहीं आते, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पावर हाउस से आपके घर में चल के, से ठेठ पावर हाउस से अपने घर में चल के नहीं आता है, वो क्या होता है, इंपल्स आता है। क्या आता है, इंपल्स आता है, यानी जिसको आप अभी करंट के अंदर पढ़ोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इंपल्स होता है, यानी धक्का आता है। इंपल्स का मतलब क्या होता है, धक्का होता है। तो जैसे पावर हाउस का कोई इलेक्ट्रॉन अपन ने मान लिया आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इस अंदर वाले जो अपने बल्ब के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हिट किया, जैसे ही उसको हिट करेंगे उसको क्या हो जाता है, एनर्जी मिलती है, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोलिजन होता है कि अगर ये बॉडी जिसका मास m है और इस बॉडी का भी मास कितना है, m है, दोनों बॉडी का मास सेम है, और ये बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है आगे की, और ये बॉडी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की, जब ये बॉडी इसको जाके हिट करेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बॉडी जाके इसको क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो जैसे इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है तो इनकी जो जब मास इन दोनों के सेम है तो इनकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, यानी इसकी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कोलिजन के अंदर 11th क्लास में आपने देखा होगा। तो जब बाहर का जो पावर हाउस का इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तो जैसे ही हिट करेगा इसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे ही इसके पास एनर्जी, जो इसकी एनर्जी उससे बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इस ऑर्बिट में रहना पसंद नहीं करेगा, वो इस ऑर्बिट को छोड़ के, वो मान लिया अपन ने, वो इस ऑर्बिट में चला गया। जैसे ही इस ऑर्बिट में जाएगा, इस ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको वापस आना इसी ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, ज्यादा है। तो वो जब वापस आता है तो वो एक्सेलरेट होते हुए वापस आता है। जब वापस आता है तो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, और जब एक्सेलरेट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, यानी क्या करता है, फोटॉन्स, जिसको आप बोलते हैं लाइट को एमिट करता है। क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हुए वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट होती है, जिसको हम कहते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है या शाइन कर रहा है। तो वो जब वापस जाएगा तो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है उसको रिलीज करेगा, और जो उसकी इस ऑर्बिट के लिए एनर्जी चाहिए, जब तक वो एनर्जी नहीं आती तब तक वो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, और एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इस टाइप का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और एनर्जी एमिट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो ये हमारे चार्ज के बारे में बेसिक सारी चीजें थी, वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एग्जाम के पर्पज से देखे या एग्जाम के देखे तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट बार इसमें क्वेश्चन आया कि राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो नंबर का क्वेश्चन आया इससे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास तक अपन ने छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर ली थी, उसका पूरा डीपली हमने जान लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना बड़ी आंत या बड़ी आंत, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादातर भोजन का अवशोषण जो था वो अपनी छोटी आंत तक फिनिश हो गया था, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन के अवयव होते हैं या फूड कंटेंट जो हैं वो सारे लगभग छोटी आंत में पचित हो जाते हैं। उनके अवशोषण की जो प्रक्रिया होगी पचाव के बाद या पाचन की क्रिया के बाद अपन अवशोषण को देखेंगे, एब्जॉर्प्शन उसके बाद आता है। तो अभी तक अपन पाचन पढ़ रहे हैं, अवशोषण जो अपना तीसरा टॉपिक था वो पाचन के बाद आएगा। उसके बाद स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण, ऐसे कुछ 5 मैंने आपको टॉपिक लिखवाए थे इस लेसन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पहला पढ़ा था अपन ने अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा मिक्स हो जाना, एसिमिलेशन हो जाना, फिर इंगेशन हो जाना, बहिक्षेपण हो जाना। ये सारे 5 टोटली टॉपिक्स के अंतर्गत अपना पूरा इस लेसन को फिनिश करना था। तो आज का अपन टॉपिक लेते हैं बड़ी आंत। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा था कि बड़ी आंत जो होती है वो आपकी छोटी आंत से जिस जगह से, जिस पार्ट से कनेक्ट होती है छोटी आंत से, तो छोटी आंत के इलियम और बड़ी आंत के सिकम, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, और जहाँ ज्वाइंट होते हैं, जहाँ अटैच होते हैं, जहाँ जुड़ते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियोसिकम पार्ट, जो अपन ने पिछले क्लास के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्शन के वक्त देखा था। एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि कैसे बड़ी आंत बनती है, कैसे छोटी आंत कनेक्ट होती है। ये रहा आपका इलियम पार्ट, जो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग था। ये इलियम जो भाग है, यही भाग आपके आगे जाके कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस तरह से इस जगह पे किससे कनेक्ट हो रहा है, बड़ी आंत से। तो यहाँ जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट है बड़ी आंत का सीकम, क्या बोलते हैं इसको, सीकम। और इस सीकम से कनेक्ट होता है एक पार्ट जिसे बोलते हैं आप अपेंडिक्स। इस सीकम के बाद में ये सीकम का पार्ट ये वाला और इस इलियम का पार्ट ये वाला, तो इस जगह जुड़ने पर एक अवरोधनी पाई जाती है, या एक कपाट बोलते हैं इसे, स्फिंक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे क्या बोलते हैं, इलियोसिकम कपाट। इलियोसिकम कपाट क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया। इलियोसिकम कपाट क्यों कहते हैं, क्योंकि छोटी आंत के भाग इलियम और बड़ी आंत के भाग सिकम के द्वारा दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको इलियोसिकम कपाट कहते हैं। ये वाला भाग के बड़ी आंत का हो गया सिकम वाला पार्ट। इसके ऊपर का जो ये पार्ट बनेगा, ये सारा पार्ट 3 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक। इस वाले पार्ट को कहेंगे अपन कॉलॉन। क्या बोलेंगे, कॉलॉन। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, ध्यान रखें आप। इस लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट रखा है। एक को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कॉलॉन, और एक होता है रेक्टम, मलाशय, है ना, जो आपके लास्ट अंतिम द्वार गुदा से जुड़ता है। तो ये वाले 3 भाग जो मैंने लिख रखे हैं, ये आपके कॉलॉन है। ये कॉलॉन के अंदर क्या कहलाएगा, असेंडिंग कॉलॉन। कॉलॉन में भी क्या कहलाएगा, असेंडिंग कॉलॉन, ध्यान रखना है ना।
तो नाम लिख देता हूं मैं आपके इसके। कॉलम में भी क्या भाग है ये? असेंडिंग भाग, असेंडिंग कॉलम। ये आपका कहलाएगा ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम। और ये आपका कहलाएगा डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। और चौथा जो आपका भाग कहलाएगा वो होगा सिग्मा। ठीक है, तो इस तरह सिग्मोइड। ठीक है, इस तरह से कॉलम के कितने भाग हो गए? 4 भाग, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इस सिग्मोइड के आगे ये आएगा आपका मलाश्य, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेक्टम। और लास्ट में आएगा गुदा, गुदा और गुदा द्वार, जिसे आप क्या बोलते हैं? एनस। ठीक है, इस तरह से आपका ये चित्र बनता है। फिर क्या आता है? देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी इसके अंदर। ऐसी एक संरचना आएगी अंदर, तंतु पेशीनुमा या मस्कुलर एक तंतु चलेगा जो इसको आपस में क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। इसलिए इसके स्ट्रक्चर या इसकी संरचना ऐसी बन गई है ना, जो अंदर की तरफ कोने के रूप में खींचे आएगी, है ना, स्ट्रेच होगी, कंप्रेस होगी। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? जो इसके अंदर प्यालेनुमा या पौचनुमा संरचना होगी उसको बोलेंगे होस्ट्रा। क्या बोलेंगे? होस्ट्रा। और जो ये नलीनुमा संरचना है इसके अंदर, इसको बोलेंगे टीनिया कोलाई। क्या बोलेंगे? टीनिया कोलाई। तो कुछ बड़ी आंत की ऐसी संरचना बनती है, बड़ी आंत इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो छोटी क्लास में आपने अभी तक देखा बड़ी आंत इस तरह से होती है। तो बड़ी आंत के अंदर की भी एक संरचना है, तंतुनुमा, पेशीनुमा, और उसके अंदर एक पाउचनुमा संरचना है। ये देखो थैलीनुमा, ऐसे ये पाउचनुमा। इस पाउच को क्या बोलते हैं? होस्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम बन गया बड़ी आंत का। इसे आप कॉपी के अंदर उतार लें, है ना। तो इसके नाम ध्यान रखना है। ये परिशेषिका है ना, क्रमी रूपी परिशेषिका, जिसे आप अपेंडिक्स बोलते हैं, है ना। ये अपेंडिक्स जो होता है हमारे रूप में, हमारे तो अल्प मात्रा में, कुछ मात्रा में नस बढ़ जाती है या पेशी बढ़ जाती है या तंतु बढ़ जाता है या मसल्स बढ़ जाता है, उस वजह से ये अपेंडिक्स आ जाता है या क्रमी रूपी परिशेषिका आ जाती है। हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता, ये लुप्त प्राय होती है। तो इसका उपयोग ना होने के कारण इसे कई बार शरीर में अतिरिक्त दर्द होता है, उस वजह से निकाल भी दिया जाता है या गांठ बांध लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु जिनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है, जो घास खाते हैं या सेल्यूलोज को पचित कर लेते हैं अपने पाचन शक्ति द्वारा, उनमें ये अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये उसको पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उनमें ये अपेंडिक्स जो होता है वो विकसित अंग के रूप में पाया जाता है। हमारे अंदर विकसित अंग नहीं होता, अविकसित अंग के रूप में पाया जाता है। बाकी जिनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है, जैसे खरगोश हो गया, बकरियाँ हो गई, है ना, इनके अंदर क्या होता है? इस क्रमी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स का एक अहम रोल बन जाता है सेल्यूलोज के पाचन में। तो ये चित्र आपने बना लिया होगा। फिर अपन थोड़ा देख लेते हैं बड़ी आंत के भाग के बारे में। सीकम क्या है, कॉलन क्या है और रेक्टम क्या है, मलाशय क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। चित्र बना दिया हो तो इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं ना। जल्दी से चित्र बना दें, फिर अपन इस चित्र के बारे में जो भी वर्णन है उस वर्णन को अपन देख लेते हैं ना। तो नाम ये लिखा हुआ ऑस्ट्रा, जो पाउच नुमा संरचना है, जो खाली जगह है स्पेस, उसको पाउच बोलते हैं। इसके अंदर ये मसल्स रूपी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, संरचना दिख रही है, पेशी नुमा, तंतु नुमा संरचना दिख रही है, इसको आप टीनिया कोलाई बोलते हैं, है ना। ये नीचे का भाग जो आपके अपेंडिक्स से जुड़ा रहता है, जो आपके इलियम से कनेक्ट होता है, उसे आप सीकम बोलते हैं। सीकम एक थैलेनुमा पेशी रूपी संरचना है ना। क्या है? सीकम एक थैलेनुमा पेशी संरचना है,
ठीक है, जो आपके आगे जाकर एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध से जुड़ा रहता है, उस अंगुलीनुमा प्रवर्ध को बोलते हैं अपेंडिक्स। तो सीकम के अंदर ज़्यादा कोई वर्णन नहीं है, वर्णन अपन कॉलन का पढ़ेंगे। और कॉलन के अंदर क्या है, ये भी एक पेशी है ना, बाह्य पेशी है जो तंतु टीनिया कोलाई के साथ अटैच रहती है। तो चित्र बन गया हो तो अपन सीकम कॉलन की बात करें अब। बड़ी आंत, इसके 3 भाग, एक तो हो गया सीकम, दूसरा हो गया कॉलोन, और तीसरा हो गया आपके मलाशय या मलाशय, ये भी कह सकते हैं ना, रेक्टम। ये कॉलोन, ठीक है, और सीकम। सीकम के अंदर पहला क्या लिख रहा हूं, यह एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है। क्या है, थैलेनुमा संरचना है, ठीक है। सीकम आपके छोटी आंत से इलियम द्वारा जुड़ा रहता है, और इस इलियम द्वारा जुड़ा रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं, इलियो सीकम का पार्ट। तीसरी चीज ये हो गया दूसरा भाग। तीसरी चीज हो गई, इसमें एक अंगुली नुमा प्रवर्ध जुड़ा रहता है, जिससे कृमि रूपी परिशेषिका, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अपेंडिक्स कहते हैं। जो आपका एक मांसल पेशी है, हमारे लिए कोई उपयोगी अंग नहीं है, ये उन जंतुओं के लिए उपयोगी है जिनमें सेलुलोज का पाचन अच्छी तरह होता है, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, भैंसे। इनके अंदर इस कृमि रूपी परिशिशिका या अपेंडिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। हमारे अंदर इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं, बाय सर्जिकल इसको या तो वहाँ बांध दिया जाता है या उसको कट करके अलग निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा अंग है जो कभी भी दर्द या पेन उत्पन्न कर सकता है। तो ये कृमि रूपी परिशिशिका या अपेंडिक्स हमारे लिए कोई विकसित अंग नहीं होता, ये अविकसित अंग के रूप में हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। तो ये आपके सीकम का अंदर वर्णन हो गया। फिर अपन बात करते हैं कॉलोन की। कॉलोन के बारे में मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी। 4 भाग कौन कौन से बताए थे, एक तो असेंडिंग कॉलोन, एक क्या बताया था, ट्रांसवर्स, दूसरा डिसेंडिंग, और लास्ट सिग्मोइड। ये आपके कॉलोन के 4 भाग हैं। एक तो असेंडिंग, जिसे आप क्या बोलेंगे, अवरोही, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, डिसेंडिंग यानी आरोही, और एक सिग्मोइड। ये कॉलोन के 4 पार्ट हैं। तो ये पहले उतार लो, फिर अपन कॉलोन के बारे में देख लेते हैं, कॉलोन कौन सा भाग है। ये ध्यान रखना है कि आप जो बड़ी आंत पढ़ रहे हैं, इस बड़ी आंत का सबसे बड़ा रोल क्या है। ये बड़ी आंत सबसे बड़ी रोल क्या निभाती है कि यह आपके भोजन के बचे हुए अपचित भाग, यानी जो मुख्य रूप से आपका तरल पदार्थ है यानी कि जल, उस जल का अवशोषण इस बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। और बड़ी आंत के अंदर भी इस कॉलोन द्वारा, क्योंकि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग इस कॉलोन ही होता है। जैसे अभी भी चित्र में आपने देखा था कि सबसे बड़ा भाग बड़ी आंत का कौन सा है, ये कॉलोन वाला भाग ही है, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में पानी का अवशोषण किया जाता है। फिर जो आपके अतिरिक्त वेस्ट बचता है, जो अपशिष्ट बनता है, उस अपशिष्ट में जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना,
बहुत सारा बिलिरुबिन की मात्रा, जिसकी वजह से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर जो पीले कलर का अपशिष्ट बनता है, पीलापन जो आता है वो आपके बिलिरुबिन की वजह से आता है। तो वो सारा अपशिष्ट पदार्थ इस कॉलोन से कहाँ चला जाता है, इस मलाशय के अंदर चला जाता है, यानी रेक्टम के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, इस रेक्टम या मलाशय में जाने के बाद वहाँ एक गति होती है, कर्मानुकुंचन होता है ना, एक गति पेशी गति पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और ये कहाँ चला जाता है, एनस तक, गुदा द्वार तक, है ना। पहले गुदा नाल, फिर गुदा और फिर गुदा द्वार तक प्रवेश कर जाता है। तो पहले ये उतार लो, फिर अपन कॉलोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये सिकम का हो गया। फिर अब कॉलोन के बारे में 2-3 लाइन लिख लो कि कॉलोन क्या करता है, कॉलोन क्या होता है। कॉलोन में क्या लिखेंगे, एक तो यह बड़ी आंत का, कॉलोन के बारे में देखा, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। क्या है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है ना। फिर इसमें क्या होता है, सेकंड चीज, इसमें जल का अवशोषण, इसमें जल को पूरी तरह से अवशोषित किया जाता है। जल को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उससे क्या बचता है, पूरी तरह से ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बाह्य पेशी के, इसमें क्या है, बाह्य पेशीय के तंतु, टीनिया कोलाई का निर्माण होता है, निर्माण होता है। बाह्य पेशी के तंतु टीनिया कोलाई का निर्माण होता है। और टीनिया कोलाई में क्या होता है, ये अभी मैंने बताया था आपको, बड़ी आंत के अंदर एक पेशी नुमा संरचना देखी थी अपन ने ऐसे। वो पेशी नुमा संरचना क्या थी, टीनिया कोलाई थी। और वो टीनिया कोलाई क्या है, इस कॉलोन के अंतर्गत निर्मित होती है। और चौथी चीज क्या है, इसी टीनिया कोलाई के अंतर्गत अपन ने क्या देखा था, इसी बड़ी आंत में एक पाउच की नुमा संरचना देखी थी ऐसे, जिसको क्या बोला था अपन ने, होस्ट्रा। क्या लिखा था, होस्ट्रा। तो चौथी चीज क्या होगी, इसके अंदर टीनिया कोलाई का निर्माण तो होता है, लेकिन टीनिया कोलाई का निर्माण होने के बाद क्या होता है, इसमें एक होस्ट्रा पाउच नुमा संरचना बनती है। इसमें एक पाउच नुमा संरचना बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। ये याद रखना है ना, पाउच नुमा संरचना बनती है, उसके बाद क्या है, होस्ट्रा। और ये होस्ट्रा क्या करता है, जो होस्ट्रा की संरचना होती है, वो होस्ट्रा की मध्य से कहाँ, इस टीनिया कोलाई से जुड़ जाती है। इसीलिए जुड़ने की वजह से क्या होता है, इस आहार नाल की या इस बड़ी आंत की जो संरचना है, ऐसे ना रह के ऐसे बन जाती है, मुड़ जाती है, अंदर की तरफ जुड़ने लग जाती है। इसकी संरचना निर्मित होने का कारण ही यही है कि ये होस्ट्रा और ये टीनिया कोलाई दोनों मिलके इस बड़ी आंत को क्या करते हैं, एक पाउच नुमा संरचना देके इसके मध्य भाग को आपस में खींच लेते हैं। और खींचने से इसकी संरचना जो होती है वो इस तरह से विकसित हो जाती है। तो ये आपके कॉलोन वाला भाग था। और ये कॉलोन वाला भाग आगे जाके आपके किससे जुड़ता है, मलाशय से। और ये मलाशय कॉलोन के कौन से भाग से जुड़ता है, सिग्मोइड भाग से। अभी लिखा था अपन ने चौथा भाग, सिग्मोइड भाग से ये मलाशय जुड़ जाता है। तो इस मलाशय के बारे में कुछ और लिख देते हैं अपन, ये लाइनें आप लिख लीजिए पहले। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, इसमें जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बाह्य पेशी के तंतु टीनिया कोलाई का निर्माण इसी जगह पे यानी कॉलोन में होता है। और इसमें एक पाउच नुमा संरचना बनती है, जिसे अपन होस्ट्रा कहते हैं। और ये होस्ट्रा वाला भाग ही इसके मध्य से किससे जुड़ता है, टीनिया कोलाई से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप 2 लाइनें और मलाशय के बारे में भी लिख लीजिए, ताकि क्या है, मलाशय होने के बाद गुदा का जो बचता भाग है वो आपके इस बड़ी आंत को खत्म कर देगा ना। तो अब अपन लिखते थे मलाशय के बारे में, है ना, इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, मलाशय क्या है, एक पेशीय भाग है, ये जानते हैं आप, पेशीय थैलेनुमा भाग है, थैलेनुमा संरचना। ये मलाशय या मलाशय आगे जाके किससे जुड़ता है,
गुदा नाल से। किससे जुड़ता है? गुदा नाल से जुड़ता है। और इसी मलाशय में क्या होता है, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से मलाशय में संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। अस्थायी रूप से क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जिस समय हमें मल त्यागना होगा उस समय तक ही ये इस मलाशय के अंदर स्टोर रहता है, ये अपशिष्ट पदार्थ उस समय तक ही अंदर बना रहता है। लेकिन जब हमें इस मल का त्याग करना होता है तो ये मल इस मलाशय से निकल के कहाँ चला जाता है? गुदा द्वार के अंदर चला जाता है या गुदा नाल में अंदर चला जाता है, क्योंकि ये मलाशय आगे जाके कहाँ खुलता है? गुदा नाल के अंदर खुलता है। तो वहाँ तक ये मलाशय के द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ गुदा नाल तक पहुँच जाता है। तो ये मलाशय आगे जाके कैसे जुड़ेगा? गुदा नाल। इसमें एक आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रहा हूँ, स्टार्ट करके ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा टॉपिक लिखा रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, पाइल्स, है ना? कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग दुनिया में इससे ग्रसित हैं, है ना? नाम सुना होगा आपने पाइल्स के बारे में ना। तो ये पाइल्स क्या चीज़ है कि आपके इसी गुदा नाल के अंदर या इसी मलाशय के अंदर क्या होता है, जो पेशी है आपकी मलाशय की, उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है, फूल जाती है। उसके फूलने से हमें ये बीमारी होती है, पाइल्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी अपशिष्ट पदार्थ का त्याग कर रहे होते हैं तो उस समय स्क्रैच बढ़ने की वजह से उसके साथ रक्त का प्रवाह भी होने लगता है। तो इसे ध्यान रखें कि इसको हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह से इसे इलाज करके तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। जैसे हिंदी में बोलते हैं बवासीर, है ना? नाम सुना होगा आपने, कई सारे बोर्ड भी लगे होते हैं मार्केट में, बवासीर, छुपाइए मत, बगंदर, बहुत सारे नाम है इसके, बगंदर, बवासीर, पाइल्स, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये आपके उस मलाशय के अंदर क्या होता है, जो अंतिम द्वार होता है उसके अंदर फूलन या सूजन की वजह से ये फूल जाता है और आपके अपशिष्ट पदार्थ को त्यागने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना? तो ये मलाशय की चीज़ें हो गई। फिर आपके बच जाता है क्या? गुदा नाल और गुदा द्वार। तो गुदा नाल क्या क्या है आपके, सुन लीजिए खाली 2 मिनट। गुदा नाल या गुदा द्वार क्या है? आपके इस आहार नाल का सबसे अंतिम छोर जो होता है वो होता है आपके गुदा द्वार। ये लिख देता हूँ मैं आपके, इसके आगे का पॉइंट क्या है? गुदा द्वार, जो आपके आहार नाल का क्या है? सबसे अंतिम छोर, सबसे अंतिम छोर या भाग। ये 2 तरह का है, ठीक है? इसके अंदर क्या होते हैं? 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य आंतरिक क्या? अवरोधनी। और बाह्य आंतरिक अवरोधनी क्या? जो बाह्य अवरोधनी है उसके अंदर तो क्या है? ऐच्छिक पेशियां हैं, और जो आंतरिक अवरोधनी है उसके अंदर अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां ना, ऐच्छिक पेशियों की वजह से क्या होता है कि जो बाहर की तरफ है, अब ये मलाशय से आपका जो वेस्ट था या अपशिष्ट पदार्थ था वो कहाँ गया? गुदा नाल में, गुदा द्वार तक। और अंदर की जो पेशियां, मान लो ऐसा है तो ये अंदर वाला जो है ये बाहर का भाग और ये अंदर का भाग। तो आंतरिक भाग जो कहलाएगा वो अनिश्चित पेशियों का है, क्योंकि यहाँ तक आते समय या यहाँ तक आने के बाद हम मल को रोक सकते हैं, अपशिष्ट को रोक सकते हैं। लेकिन जब एक फोर्स के द्वारा मल आपका बाह्य भाग तक आ जाता है तो उसके बाद हम उसको यहाँ तक आते आते रोक लेते हैं। यहाँ तक अपन रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाता है आंतरिक भाग तक। तो यहाँ अनैच्छिक पेशियाँ होने से उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन बाहर की पेशी जो होती है वो ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मल यहाँ आ भी जाए या अपशिष्ट यहाँ भी आ भी जाए तो हमें कुछ देर के लिए उसको रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे क्या है? ऐच्छिक पेशियाँ हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया आपके, ये गुदा द्वार तक हो गया। और इस तरह से आपके ये आहार नाल का जो सिस्टम था पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत, है ना, मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक ये प्रक्रिया थी वो आपकी आज समाप्त हो गई। इसके बाद हमारा पाचन तंत्र के अंतर्गत
जो ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, उसके अंदर हमने लार ग्रंथियां पढ़ ली थी। सिर्फ हमारी कुछ एक ग्रंथि बाकी रह गई थी, यकृत, जिसे हम अगली क्लास जब भी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके होने वाली या कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। एक न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे ट्रांसफर होते हैं, नर्व इंपल्स क्या होता है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स क्या होती है, न्यूक्लियस। इसके बाद आपके निसल्स ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इसके बाद इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो माइलिन शीथ क्या वर्क करती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पहले वीडियो में पढ़ ली थी। अब यहाँ से नया स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। उससे पहले भी पढ़नी जो चीज़ें पढ़ी है वो आपके लिए बेस्ट फॉर्म होगी, जो आपको समझने में हेल्प करेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक लास्ट टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे यूज़ की थी, जिसको कहा था अपन ने सिनेप्स या सिनेप्सिंग, ठीक है। तो व्हाट इज सिनेप्स या सिनेप्सिंग? तो टू न्यूरॉन्स आर जॉइन टुगेदर, एक साथ जहां पे जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं अपन, सिनेप्स या सिनेप्सिन कहा जाता है। और वहां से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। और हमने पढ़ा भी था न्यूरॉन्स आपकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपके स्टार्ट करता हूँ। तो जो न्यूरॉन्स होती है उनके टाइप क्या क्या, कौन कौन से टाइप होते हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नर्व्स, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नर्व्स, ठीक है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन्स के ऊपर अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, सीक्रेट नहीं हुए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। और दूसरा इसका जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, ये कैसा काम करती है उसके अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और नेचर, इसके अकॉर्डिंग भी ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आगे वाले चैप्टर में ये काम आएगा। जब नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसलिए आपको ये वाला टाइप्स आपको पता होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस एंड नेचर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती है, एक होती है सेंसरी नर्व्स, ठीक है। दूसरी होती है मोटर नर्व्स, ठीक है। और तीसरी होती है मिक्स नर्व्स। तो ये होता क्या है, सेंसरी नर्व्स क्या होती है, मोटर नर्व्स क्या होती है, मिक्स नर्व्स क्या होती है, और इनको इन कैटेगरी के अंदर डिवाइड क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन क्या है कि जैसा नाम है, आपने देखा सेंसरी नर्व्स, तो सेंसरी नर्व्स क्या करती है, ट्रांसमिट सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस यानी आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 पार्ट होते हैं सीएनएस के अंदर। तो सेंसरी नर्व्स जो होती है वो क्या करती है, सेंस ऑर्गन से सिग्नल को किसमें ट्रांसमिट करती है या किसके पास ट्रांसमिट करती है, सीएनएस के पास। इनका यही काम है, एक सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे आई है, आपके
नोज है, आपके ईयर है, ये सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जैसे स्टिमुलस कोई आता है तो वो क्या करते हैं, वो सेंस ऑर्गन सीएनएस के पास उसको ट्रांसमिट करते हैं, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो सिग्नल्स या स्टिमुलस सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास गए, इसके बाद सीएनएस से वापस इफेक्टिव ऑर्गन्स तक सिग्नल को लाने का काम कौन करता है, मोटर नर्व्स करती है। यानी आपको वहां पे क्या रिएक्शन देनी है या क्या प्रोसेस करनी है, तो आपका जो सिग्नल होगा वो सीएनएस से ऑर्गन्स के पास लाने का काम कौन करता है, मोटर नर्व्स करती है। और सेंसरी ऑर्गन क्या, सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास ले जाने का काम करती है। और मिक्स नर्व जो होती है वो दोनों का काम करती है, मतलब क्या करेगी, सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास भी ले जाती है और सीएनएस से सेंस ऑर्गन के पास भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। इसलिए इनको कहा जाता है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों क्या होती है, मिक्स होती है, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं हमारे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, ठीक है। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सीएनएस, बेसिक जानकारी आपको होगी व्हाट इज सीएनएस, ठीक है। और दूसरा होता है आपका पीएनएस। दो सिस्टम होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, एक तो होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पीएनएस होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस टू पार्ट, या दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर दो सिस्टम को रखा जाता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, इसका पार्ट्स होती है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर दो चीजें होती है। पहले तो आपको बताना चाहिए ऑल नर्व्स, जो भी आपकी सेंसरी मोटर वगैरह जो भी नर्व्स होती है वो मिलके क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने का काम करती है। तो ऑल नर्व्स आर पार्ट ऑफ पीएनएस, या ऑल नर्व्स आर फॉर्म्ड पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने का काम कौन करती है, सारी नर्व्स, यानी सेंसरी हो, मोटर्स हो, मिक्स न हो, वो सारी जिससे जुड़ के एक सिस्टम बनाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑल नर्व्स आर पार्ट ऑफ पीएनएस, तो सारी नर्व्स मिलके सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाने का काम करती है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो नर्व्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, किसी के अंदर सेंसरी, किसी के अंदर मोटर, किसी के अंदर मिक्स, या किसी के अंदर तीनों टाइप की नर्व्स पाई जाती है। लेकिन दोनों का फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, और ये 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है। पीएनएस की अगर अपन बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वॉलंटरी एक्शंस। किसके लिए काम करता है ये? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है ऐसे काम जो आपके हाथ में होते हैं। मतलब आपने सोचा किसी चीज़ को उठाना है, जैसे मैंने इसको उठा लिया, तो वो सारी क्या होती है? वॉलंटरी एक्शंस होती है। जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे लिखना है और क्या लिखना है, वो सारी क्या है? वॉलंटरी एक्शंस होती है जो आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
ये क्या काम करता है कि आपकी जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में दे दूँ आपको, वॉलंटरी एक्शंस के लिए स्केलेटल मसल, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर जो मसल्स लगी हुई है वो कंट्रोल होती है बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल यानी जैसे मैं क्या अपने हाथ को मूव करवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये सारे स्केलेटल पे लगी हुई मसल्स जो होती है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है और वॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको कहा जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर इनवॉलंटरी एक्शन। जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उसके लिए काम करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इसके लिए एक डिफरेंट पार्ट दे रखा है आपकी बुक के अंदर, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है शॉर्ट में ANS, ठीक है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही रन होती है। इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें, जैसे ब्रीदिंग है, ठीक है, आप ब्रीदिंग करते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, भले आप उसको हाई और लो कर सकते हो, लेकिन जब आप सो जाते हो इसके बाद भी ब्रीदिंग तो चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको उठ के देखना पड़ेगा भाई सो गया तो उठा नहीं कि क्या हुआ, क्या सिस्टम है, सांस लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शंस है जो आपके कंट्रोल में होती नहीं है। जैसे हार्ट बीट किसी का बंद हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि अपन जबरदस्ती अंदर से ही उसको चालू कर दे कि भाई नहीं एक बार हार्ट बीट अंदर से स्टार्ट हो जाए, या आपके कंट्रोल में होता है, ऐसा सिस्टम होता नहीं, उसको कहा जाता है इनवॉलंटरी एक्शंस। और ANS जो होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो सारी इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये अपन नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि जगह नहीं है इतनी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं PNS के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। कौन कौन से? एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको अपन लिख सकते हैं सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहली बात अपन को ध्यान होनी चाहिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अपन जानते भी है कि ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? ऑटो। या फिर अपन ने देखा भी है कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपने पास गैजेट्स है जिसको ऑटो मोड पे डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या करती है? एनवायरनमेंट से रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। जैसे आपने ब्राइटनेस आपकी मोबाइल में ऑटो सिस्टम कर दिया तो आपको ब्राइटनेस बढ़ाना या कम करने की जरूरत होती नहीं है, वो लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप ही क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस, ये बात आपको पता होना जरूरी है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो वर्क इन स्ट्रेस कंडीशन, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो या फिर आप जब एक्टिव मोड में होते हो तब आपके लिए जो सिस्टम वर्क करता है उसको क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वर्क्स इन स्ट्रेस कंडीशन। अब स्ट्रेस कंडीशन का मतलब वो वाला स्ट्रेस नहीं होता है, मतलब आप जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, आप एक्टिव मोड में हो तो वहां पर जो सिस्टम एक्टिव होता है उसको कहते हैं अपन सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, केमिकल कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट होते हैं। वो किस फॉर्म में होता है, कहाँ से, और उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं एड्रेनालिन। इस हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा,
लेकिन यहाँ पे एक ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है। भले ये हार्मोन है लेकिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है एड्रेनलिन, जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। तो आप जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तब ये हार्मोन और या न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव रहता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? तो वर्क्स इन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, और इसके अंदर इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है? एड्रेनलिन। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये कब काम करता है? तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो वर्क्स इन रिलैक्स कंडीशन, वर्क्स इन रिलैक्स कंडीशन। मतलब जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, जैसे आपने दौड़ रहे हो आप, ठीक है, रनिंग कर रहे हो, रनिंग करने के बाद आपकी हार्ट बीट क्या होती है? राइज हो जाती है। जैसे ही हार्ट बीट राइज होगी इसके बाद आप रिलैक्स मोड में आ गए, लेकिन इसके बाद भी हार्ट बीट अगर राइज ही रहे तो आप क्या हो सकते हो? मर सकते हो, या आपका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी आर्टरीज वगैरह क्या हो सकती है? फट सकती है। तब रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, और जब आप सो रहे हो तो सोने के बाद आपका सिस्टम क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। तो स्लो करने का काम भी कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये क्या होता है। तो वर्क्स इन रिलैक्स कंडीशन। ठीक है, इसके लिए भी एक न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एड्रेनलिन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और दोनों के बारे में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स इन स्ट्रेस कंडीशन एंड पैरासिम्पैथेटिक वर्क्स इन रिलैक्स कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया CNS एंड PNS के अंदर। आपको PNS के पार्ट भी बता दिए मैंने, CNS को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसके बाद जब नर्व्स आएगा, सेंसरी नर्व्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन नर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेंसरी, जिसको अपन अफेरेंट भी कहते हैं, व्हाट इज मोटर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर डिटर्मिनेंट की कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़े थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इसी के आगे का है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड है वो आपको सॉल्व करने हैं। अब आगे हमको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है आपके जो रेखीय समीकरण होते हैं वो रेखीय समीकरण। लीनियर का मतलब होता है वन मतलब जो भी इक्वेशन है आपका, चाहे उसमें x है, y आ रहा है, एनीथिंग, 2 है, 3 है, इस तरीका इक्वल टू में कुछ भी दे रखा है, तो जब भी आपके पास x और y जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर अगर तो 1 है तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है आपका रेखीय समीकरण जो है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने 3 इक्वेशंस ली है, यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रही हूँ x, y और z। a11x, a12y, a13z दैट इज इक्वल टू कोई भी नंबर, यहाँ पर b1 ले लिया। अब मैं इसके अंदर जो नंबरिंग करी, कॉफिशिएंट्स भी मैट्रिक्स की तरह ही लिए जैसे हम उसमें लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया a21x प्लस a22y, a23z दैट इज इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z दैट इज इक्वल टू अनदर नंबर b3। ये 3 लीनियर इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो अब यहाँ पर
ये जो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन का मेथड हम पढ़ेंगे, बट जब हम इन इक्वेशंस को देखते हैं तो यहाँ पर b1 b2 b3 कोई ना कोई नंबर है और x y z वेरिएबल्स है। तो ये नंबर मान लेते हैं अगर, तो किसी केस में इफ़ b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3 इज इक्वल टू, इन तीनों की ही वैल्यू अगर 0 होती है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं देन सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, निकाय है, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय। तो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम समघातीय कहेंगे। ओके, अब इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा अदरवाइज सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस, जिसको कहते हैं विषमघातीय। यह नहीं आएगा, ये विषमघाती, विषमघाती, और ये जो है ओनली समघाती। क्लियर। अब इसके बाद जो है, ये बात होगी हमारे सिस्टम की। अब इस सिस्टम को सॉल्व करना है, तो ये सिस्टम में सबसे पहले हम ले रहे हैं एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस, समघाती और विषमघाती। होमोजीनियस में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी लिख रखा है, x y z, बीच में प्लस माइनस वॉटेवर, लेकिन इक्वल में जो है वो नंबर अगर 0 है तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस। पूरे के पूरे सिस्टम को अगर इक्वल टू में ये सब के 0 आ रहा है तो होमोजीनियस कहेंगे, और अगर नहीं इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, कोई नंबर है लाइक इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, तो उसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस या फिर विषमघाती। विषमघाती। अब इसके बाद जो है, अब इसका सॉल्यूशन सीखेंगे हम कि नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, पूरा पूरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, इसका मतलब सबके इक्वल में 0 के अलावा कोई नंबर होगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब है रेखिक समीकरण जो है उसका ओके जो भी आपका रेखिक समीकरण है जो कि विषमघाती है, विषमघाती रेखिक समीकरण का जो निकाय है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ करेंगे। उसका फर्स्ट जो मेथड है वो हम ले रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल ओके। अब क्रैमर का रूल क्या कहता है, हम क्रैमर के रूल का यूज़ करके इस पूरे के पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, उसमें भी हम फर्स्ट ले रहे हैं 2 वेरिएबल वाला। फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, बाकी की लैंग्वेज आप आपकी बुक से नोट कर सकते हैं, वहाँ पूरा लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं लेट द सिस्टम इज, कि हमारा जो सिस्टम है मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है। लेट द सिस्टम इज 2 वेरिएबल ही ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ x और y ले रही हूँ मैं। a1 b1y दैट इज इक्वल टू एनी नंबर c1, a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू C2। अब ये पूरा सिस्टम आपको दे दिया कि x और y कुछ इस तरीके से है कि इक्वेशन ऐसा बन रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, दैट मीन्स x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, दूसरा वेरिएबल कौन सा है y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए अगर आप क्रैमर्स रूल से इस किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2 वेरिएबल ही है तो del x और y 2 ही वेरिएबल, x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del एंड y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del। अब del 2 क्या है, del 1 क्या है और del क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे बता दूँ, अब del 1 क्या चीज़ है, चलो ठीक है del देख लेते हैं। del का मतलब होता है, del हमको ये सोचना है कि del जो एसोसिएट है वो C1 और C2 से है। ओनली del कहा दैट मीन्स इट इज़ एन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसा है, इस तरीके से कि जब भी del कहा जाए तो इक्वल टू में जो भी नंबर दे रखा है उसको छोड़ करके जो भी बचा हुआ है वो वैसा का वैसा लिखना है। तो इक्वल टू में क्या है C1 C2, तो इसको छोड़ देना है, क्या बचा, इसकी जो कॉफिशेंट है x और y के कॉफिशेंट, सिर्फ इनको ही देखना है। इसको इग्नोर किया, क्या बचा, x के कॉफिशेंट और y के कॉफिशेंट। जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम यहाँ लिखेंगे a1 b1 a2 b2। तो del इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर होगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ del। अब बात आती है del 1 की। व्हाट इज del 1? del 1 इज इक्वल टू, दिस इज अगेन एन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, del 1 कब कहते हैं, जब हम x की बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमको x को इग्नोर करना है, तो x के जितने भी कॉफिशिएंट है उसको इग्नोर करो, बाकी जो बचा उसको देखते हैं। क्या बचा, b1 b2, जो जिस प्लेस पर बैठा है हमको वही पोजीशन रखनी है। इग्नोर किसको करना है, x को, तो x की जगह को एक बार के लिए छोड़ दो। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है a1 a2 जहाँ आना चाहिए था वो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज b1 b2, तो b1 b2 को उसकी जगह पर ही रखो। ये सेकेंड नंबर पर बैठा है तो हमने इसको सेकेंड नंबर पर ही बिठाया, b1 b2। नाउ फर्स्ट पे कौन बैठेगा, x को इग्नोर किया, क्या बचा, ये जो कांस्टेंट पार्ट है इक्वल टू वाला ये आना चाहिए। तो C1 C2 को कहाँ जगह मिली, फर्स्ट में, तो यहाँ बैठ जाएगा C1 C2 B1 B2। इस तरीके से del 1 आ जाएगा। नाउ del 2 की बात आएगी तो सेकंड वेरिएबल कौन सा है आपका, y। तो जिसका जो भी वेरिएबल के लिए हमको निकालना है, del 1 में x को इग्नोर करना है, del 2 में y को इग्नोर करना है और del के अंदर जो आपका कांस्टेंट पार्ट है इक्वल टू के बाद का उसको इग्नोर करना है। तो अब जब भी del 2 की बात करेंगे, del 2 में क्या करना है, y को इग्नोर करना है। तो y को छोड़ दो लेकिन x को तो लेना है, तो उसको उसके प्लेस पे रखो, फर्स्ट प्लेस उसी का रहेगा a1 a2। y को इग्नोर करना है तो इसको तो हटा ही दिया, क्या बचा है नंबर, C1 C2, जगह कहाँ है, यहीं पर है C1 C2। ओके इस तरीके से del 1 del 2 का वैल्यू आ जाएगा और उसको हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है। x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del। जब del 1 की वैल्यू पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 एनीथिंग, उसको वैल्यू को पुट करना है, x का वैल्यू देन y का वैल्यू आ जाएगा। चाहे तो मैं आपको फिर से सम अप करके यहाँ पर वैल्यू लिख लेती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। del इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। del 1 इज इक्वल टू x को इग्नोर किया तो यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 B1 B2 और del 2 दैट इज इक्वल टू y को इग्नोर करना है A1 A2 एंड C1 C2। तो अब ये तो हो गया 2 वेरिएबल्स के लिए क्रैमर्स रूल। अब 3 वेरिएबल्स की के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 3 वेरिएबल्स। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 वेरिएबल्स है, x y और तीसरा z और आ जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। इससे पहले एक और चीज़ है, जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी, del 1 del 2 ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल कंडीशंस क्या है, ओके
सिंस यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है जिसमें जैसे 2 वेरिएबल में हमने 2 इक्वेशन की बात करी, x भी था y भी था, 2 इक्वेशन थी। ईच जो इक्वेशन है वो एक, अगर उसको ज्योमेट्रिकली ग्राफ पर बनाया जाए वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। तो पूरे सिस्टम की बात की जाए तो पूरे सिस्टम को जब ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो ऐसे क्रॉस भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, कोई भी केस हो सकता है, लेकिन 2 स्ट्रेट लाइन हमको उस पूरे सिस्टम का मिलेगा। फर्स्ट केस जो है वो आपका है, अगर तो इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसके इक्वल नहीं आता है तो क्या केस बनेगा? इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। तो सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कोई ना कोई एक सिंगल सॉल्यूशन हमको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही एक और चीज़ रहेगी, पूरे सिस्टम को हम कहेंगे सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, संगत एवं संगत निकाय कहेंगे एवं स्वतंत्र। क्लियर है? अगर ये कंडीशन बनती है तो हम कहेंगे कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। नाउ जो दूसरी कंडीशन आपकी है कि इन केस a1 अपॉन a2, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस केस में क्या होगा? सिस्टम का जो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और साथ में सिस्टम को क्या कहा जाएगा? सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। असंगत, ठीक है। यहाँ पता चल गया कि इक्वल हो जाएगा इसके, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, नो सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। थर्ड जो केस बनता है वो बनता है अगर तीनों ही चीज़ें इक्वल हो जाती है, b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब होता है सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, कि कंसिस्टेंट तो होगा ही बट साथ में डिपेंडेंट भी होगा। संगत एवं संगत व इसको कहेंगे स्वतंत्र नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये तो हो गया आपका क्रैमर्स रूल फॉर 2 वेरिएबल्स। क्रैमर्स रूल जो 2 वेरिएबल वाले वो एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेंगे, 3 वेरिएबल वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।